नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोमवार को पीसीसी कार्यालय में एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि पीएम मोदी चुनाव उद्योगपतियों से चंदा लेते हैं और बदले में उन्हें धंधा देते हैं और यही वजह है कि आज देश के 10% उद्योगपतियों और उसमें भी 10 उद्योगपतियों के पास देश की अर्थव्यवस्था का 95% हिस्सा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, जो लोग भी आज दुनिया में वेलफेयरिज्म को लेकर के बहस कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के बहस कर रहे हैं, तो राजस्थान एक मॉडल के रूप में इमर्ज किया है। एक सीधा सा सवाल है कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की सरकार। सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, बदले में हमको सुरक्षा, सहायता, न्याय ये मुहैया कराती है। हम हर चीज में टैक्स सरकार को देते हैं, बदले में सरकार हमारे लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था करती है। ये लोकतंत्र का मॉडल है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दशकों में ये दिखा गया कि सरकार हमसे अलग अलग तरह का टैक्स तो ले रही है, लेकिन बदले में कुछ भी देने को तैयार नहीं। सड़क पे चलना फ्री नहीं है, तेल खरीद रहे हैं तब टैक्स लग रहा है, कार खरीद रहे हैं तब टैक्स लग रहा है, फिर उसी कार को लेकर के जब आप सड़क पे जा रहे हैं तो टोल टैक्स लग रहा है। अलग अलग तरह के जो है टैक्स लग रहे हैं, सेस लग रहा है, लेकिन बदले में कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है। श्रीगंगानगर में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य प्रोफेसर पूनम सेतिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से पधारे और स्वीप नोडल कॉलेज प्रभारी प्रोफेसर एलसी प्रभारी, प्रोफेसर स्वीप सेल्स प्रभारी और समस्त संकाय सदस्य और छात्राओं ने भाग लिया। रैली का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर पूनम सेतिया ने हरी झंडी दिखाकर किया। साथ ही प्रोफेसर डीपी सिंह ने छात्राओं को अनिवार्य मतदान की शपथ दिलाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता व सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवक्ता सुप्रिया ने महिलाओं और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बात कही। कहा कि राजस्थान में हमने काम किया है, उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के लोग भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर बीजेपी में पूछना चाहूंगी कि महिला पहलवानों और हाथरस कांड को भूल कैसे गए। जब भी इन्होंने कुछ बोलना होता है, राजस्थान को आगे ले आते हैं। इसका एक जवाब है कि आतंकवाद के पीछे छुपने वालों को जनता सबक सिखाएगी। असलियत यह है कि कन्हैयालाल हत्याकांड एक सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। असलियत यह है कि कन्हैयालाल के हत्याकांड के 4 घंटे के अंदर उनके अपराधियों को पकड़ा गया। कन्हैयालाल के दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी दी गई और 50 लाख की आर्थिक मदद दी गई। असलियत यह है कि उनको पकड़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं दिया गया, मामला एनआईए तक पहुंचा। आज एनआईए उस पर 2.5 साल से क्यों बैठी हुई है? 1.5 साल से आज एनआईए उस पर क्या तफ्तीश कर रही है? उनके कबूलनामे हैं, सारा वीडियो है, उन लोगों ने जहां जहां कबूल किया अपना अपराध वो सब है। एनआईए उस पर क्या कर रही है? आज मैं ये जानना चाहती हूँ। आप आतंकवाद पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिएगा। ये कितना घटिया और कितना शर्मनाक बात है, ये राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। और असलियत यह है कि वो दोनों अपराधी, वो दोनों आरोपी भाजपा की। हथुनिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा खेत पर किसान एक सिंचाई करते हुए मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया है। इस मामले पर जांच अधिकारी राम प्रसाद मीणा ने बताया कि किसान कमल पुत्र शोभा राम मेघवाल अपने खेत पर सिंचाई कर रहा था, जहां उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे किसान खेत में ही गिर गया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
राजसमंद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में विजय संकल्प सभा करने पहुंचे, जहां उनका फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। राजसमंद में सभा के बाद जेपी नड्डा उदयपुर के लिए रवाना होंगे। लाडनू क्षेत्र में युवती के साथ अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष में स्थानीय थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने काफी संख्या में पुलिस थाने और उप जिला चिकित्सालय में पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस मामले में थानाधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 10:50 पर थाने में रिपोर्ट मिली और 11 बजे से पहले ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। घटनाक्रम को लेकर भाजपा प्रत्याशी करणी सिंह, मंजीत पाल सिंह, अर्चना शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मौके पर पहुंचकर समुचित जांच कर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। ये आज सुबह नाबालिग दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्ट दर्ज होने पर बालिका को यहाँ हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया जा रहा है और 2 नामजद आरोपियों को डिटेन किया गया है। तीसरे की तलाश जारी है और प्रकरण में जांच चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेरली कस्बे की अनाज मंडी परिसर पर कठुमर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, अलवर जिला प्रमुख सहित काफी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम, 7 गारंटियों के बारे में बारीकी से जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा के पास कहने और करने को कुछ नहीं है, केवल आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं कठुमर विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार रिपीट होने पर चंबल का पानी लाने की समस्या को दूर करने की घोषणा की है। प्रदेश में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर प्रत्याशी जनसंपर्क कर अपनी अपनी पार्टी को जिताने की अपील कर रहा है। इसी क्रम में बांदीकुई से भाजपा प्रत्याशी भागचंद टाकड़ा भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। अभियान के दौरान सभा को संबोधित करते हुए भाजपा को जिताने का आह्वान किया, साथ ही डबल इंजन की सरकार बनने का दावा किया गया है। इस दौरान नवतेज टीवी के संवाददाता रामताव शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी भागचंद टाकड़ा से की खास बातचीत। राजस्थान दंगल में हमारी टीम पहुंची अभी बांदीकुई विधानसभा, और बांदीकुई विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हमारे साथ है भागचंद टाकड़ा जी। टाकड़ा जी, सबसे बड़ा जो यहाँ का जो मैटर है, सबसे बड़ा पानी का जो मुद्दा है यहाँ सबसे बड़ा, इस कॉन्फ्रेंस में आप क्या करेंगे? अगर सबसे पहले काम ही पानी पे किया जाएगा और डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और ERCP लागू होगी। हम सब मिलकर इस पे काम करेंगे और इसरदाबाद में पानी आएगा और ERCP से ही पानी की समस्या का हल होगा। आप निश्चिंत रहें, पानी पे ही काम करें। अच्छा, एक बड़ा और मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। जैसे अभी बहुत सारे आंदोलन भी हुए, पेपर लीक का मैटर हुआ, बहुत सारे गैंग रेप का भी मामला मिला। अगर आपकी सरकार आती है और आप विधानसभा में यहाँ जीत करके जाते हैं तो इसके लिए आप अपना क्या रखेंगे मतलब? निश्चिंत रहें, सारी चीज़ें सही समय पे व्यवस्थित ढंग से होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही आदि सी व्यवस्था है तो सरकार आते ही सुधर जाएंगी और रही सही जो भी व्यवस्थाएं हैं आला कमान सुधार दें। सबसे बड़े रूरल एरिया से हम जाके आए, देख के आए हैं, बहुत सारी सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है और पानी की तो जो आपने भी बताई है। अगर आपकी विधानसभा में आप जाते हैं तो पानी, रोड और सड़क और शिक्षा के लिए आपका क्या आगे का प्लान रहेगा? देखो, सब पे काम होगा। सबसे पहली प्राथमिकता पानी की होगी, क्योंकि सड़क के बिना आदमी चल सकता है लेकिन पानी के बिना चल नहीं सकता। मेरी पहली प्राथमिकता पानी की होगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पूरे प्रयास करूंगा। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं पूरे प्रयास करूंगा पानी के लिए।
एक लास्ट सवाल है, अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला जो प्रयास रहेगा बांदीकुई विधानसभा के लिए आपका क्या रहेगा? मैंने आपको पहले बता दिया, अभी बता रहा हूँ, पहला प्रयास पानी का ही रहेगा, दूसरा प्रयास शिक्षा पे, यानी कि पैरेलल जो भी सिस्टम होंगे उनको सब समय पे जो परिस्थितियाँ होंगी उनके हिसाब से काम करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे भाजपा प्रत्याशी भागचंद ताकड़ा जी। लगातार बने रही 933 भरोसा सच का। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर प्रत्याशी और कार्यकर्ता जनता को साधने में जुटे हुए हैं। इसी बीच नवतेज टीवी की टीम ग्राउंड पर उतरकर लोगों से उनके मुद्दे भी जान रही है और उन्हीं मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों के सामने भी उठा रही है। इस कड़ी में हमारे संवाददाता ने आम जन से खास बातचीत कर उनके मुद्दे जाने और फिर उन्हीं मुद्दों को भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मीणा और निर्दलीय प्रत्याशी रामनिवास गोयल के सामने रखे। हम इस टाइम मौजूद है महुआ विधानसभा में और जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है चुनाव, जैसे जैसे जनसंपर्क तेज़ बढ़ता जा रहा है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जो महुआ विधानसभा है बड़ी ही वो कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी ही हो रही है और जुझारू स्थिति है यहाँ पे जो भी कैंडिडेट की। और हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मीणा जी और हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्या आगे की इनकी रणनीति और क्या रहेगी आगे। अब बिल्कुल रणनीति हमारी बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। हम तो पूरे 5 वर्ष से लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ विपक्ष के नाते। 2018 में मैंने चुनाव लड़ा, थोड़े से मार्जिन से चुनाव हार गया था। वो भी हारने का कारण आप सबको पता होगा, सामने वाले जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने अपना झूठा हाथ तोड़कर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, उस कारण से चुनाव हार गया। लेकिन मैं हारने से हताश नहीं हुआ और पूरे 5 साल तक जनता के बीच में रहा। उसी का परिणाम है कि आज पूरे विधानसभा क्षेत्र की सभी समाजों को मुझे ज़बरदस्त प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, बड़ा मुद्दा है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का, बहुत पहले भी है और राजस्थान में देख लीजिए आप, यहाँ की बात नहीं करते हैं हम, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के डॉक्टर साहब जो किरोलाल जी हैं उन्होंने बड़ा आंदोलन भी किए हैं, चाहे पेपर लीक हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मैटर हो। उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आप देख सकते हो। 4.5 वर्षों में अशोक गहलोत ने निर्दलीय विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का मिनी मुख्यमंत्री बना दिया और मिनी मुख्यमंत्री के नाते जनता का विकास नहीं करके उन्होंने जनता को लूटा है। ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। कानून की स्थिति तो आप देख ही सकते हो, पूरे प्रदेश की महिला अत्याचार हो रहे हैं सरेआम। अभी आप 6 दिन पहले ही एक 7 वर्षीय दलित बच्ची के साथ एक पुलिस वाले ने जो रक्षक की भक्षक बन जाए, अब आप देख सकते हो कि पूरे प्रदेश की स्थिति क्या है। कोई सुरक्षित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। निश्चित रूप से हमारा पहला लक्ष्य होगा कि प्रदेश में शांति और सौहार्द बने और विकास की ओर आगे बढ़े। अच्छा, एक बड़ी गारंटी योजना, सभी जगह मोदी की गारंटी अलग, गहलोत साहब की गारंटी अलग, आप इस गारंटी के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, गहलोत सरकार की जो गारंटी योजना है वो बिल्कुल एक झूठ का पुलंदा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर गारंटी है तो सिर्फ मोदी की है। आपने देखा होगा 400 वर्षों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कम राम मंदिर बने, वो राम मंदिर तैयार होने वाला है। कश्मीर में 370 जो धारा थी जिसमें 2 झंडे लगे रहते थे, हम वहाँ असुरक्षित थे। कभी जब हमारे पर्यटक घूमने जाते थे तो सोचते थे गोली किधर से लग जाए, लेकिन आज मोदी जी ने उस गारंटी को पूरा किया। आज वहाँ पर आज़ाद मुल्क में लोग घूम रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी ने हमेशा विकास पर बल दिया है और मोदी जो गारंटी देते हैं वो निश्चित रूप से उसको 100% पूरी करते हैं। अच्छा, एक बड़ा गारंटी यहाँ पे भी है, गोलमा जी, किरोड़ जी और मोदी जी, उसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, गारंटी बिल्कुल, किरोड़ी लाल जी भी एक बाबा हैं राजस्थान के, पूरे देश में उनकी पहचान है और निश्चित रूप से वो हमेशा दीनहीन गरीब की सेवा करते हैं। और जब किसी मुद्दे को लेकर जब सरकार के पीछे पड़ते हैं तो जब तक सरकार झुक नहीं जाए और उस मुद्दे का समाधान नहीं कर दे तब तक बाबा पीछे नहीं हटते। एक
और सवाल है लास्ट मेरा कि अगर महुआ में आप विधायक बन के आते हैं तो सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा महुआ? मेरा सबसे पहला होगा कि मैं शांति और सुरक्षा कायम करूं क्षेत्र के अंदर। दूसरा, जो 4.5 सालों में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है और भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है, मैं सबसे पहले गांव-गांव घूमकर, ढाणी-ढाणी घूमकर जो भाईचारा खत्म हुआ था उस भाईचारे को पुनः स्थापित करूंगा और विकास की एक नई डगर मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र में मैं काम करने पर विश्वास करूंगा। चलिए, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे राजेंद्र मीणा जी, जो भाजपा प्रत्याशी है और ये जो विधानसभा है बड़ी भी हॉट सीट मानी जाती है। बने रहिए हमारे साथ। 9-23 भरोसा सच का। यहाँ क्या है कि पार्टी जो है उन्होंने टिकट ऐसे लोगों को दिए जिनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। 48 साल से मैंने पार्टी की सेवा की और 27 लोगों ने आज से टिकट मांगा, किसी भी टिकट मांगने वालों को टिकट नहीं दिया। ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसने टिकट मांगा ही नहीं, पार्टी का सदस्य नहीं, टिकट देने के बाद उसको सदस्य बनाया गया। लेकिन हम पिछले 5 साल से लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में 36 कौम के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद लेकर ही हमने निर्णय लिया कि निर्दलीय लड़ा जाए और आज सारे लोग जो है हमारे साथ हैं। सबका आशीर्वाद है, सबका साथ है और हम विजय होंगे। बड़ी एक बहुत बड़ा इशू है लॉ एंड ऑर्डर का। महुआ में भी देखा हमने, राजस्थान में भी देखा हमने, दोनों सरकारों में। आप उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ तो अब तक जो लोग रहे हैं उन्होंने जनरल लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया है और अभी भी स्थिति यही बनी हुई है। आप देखो, ढोंग करते हैं। अभी हमारे विधायक जी ने जो है हाथ में पट्टा बंधवा लिया और आपस में लड़ाई झगड़ा, ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और अब अफवाहें फैला रहे हैं कि रामनिवास गोयल को डॉक्टर किरोड़ी लाल ने खड़ा किया है। फोटो साथ में लेकर के और वायरल कर रहे हैं, बौखला रहे हैं। उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, केवल पट्टिकाएँ लगाई हैं, धरातल पर कोई काम नहीं है। आज गाँव में जा रहे हैं, कहीं जूते फेंक रहे हैं, कहीं पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं डंडे चल रहे हैं। ऐसी स्थिति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उनको पब्लिक ने नकार दिया है और हमें पब्लिक का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। हम विजय होंगे। आप अगर विधानसभा में जीत करके जाते हैं तो सबसे पहले अपनी विधानसभा के लिए क्या कार्य रहेगा? देखिए, आज विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर महिलाएं चारों तरफ से हमको घेर के खड़ी हो जाती हैं और कहते हैं कि पानी की समस्या पहले करो, उसके बाद हम आपको वोट देंगे। हम उन सबको विश्वास दिला रहे हैं कि हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले क्षेत्र में पानी की व्यवस्था पर काम करेंगे, क्योंकि जल जीवन मिशन की जो योजना आई थी उसको ये लोग चाट गए। कहीं पर भी कोई काम नहीं है। पूरे कोई भी गांव में अब तक पानी नहीं मिला है। सारी रोडें में खोद के पटक दी उन्होंने। कहीं लाइन डाल दी है तो टंकी नहीं है, टंकी है तो बोर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में सबसे प्रायोरिटी हमारी पहले पानी की होगी। ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी रामनिवास गोयल जी। 9-23 के साथ भरोसा सच का जुड़े रहिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं आज पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ पर खुलासा करते हुए नजर आया और उन्होंने कहा कि पहले केंद्रीय मंत्री को लेकर पंजाब के एक व्यक्ति ने खुलासा किया था और तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के बारे में जमकर बोला था। बाबा बालकनाथ के पास 52 करोड़ रुपए का काला धन गुजरात के व्यक्ति के जरिए कनाडा भेजा गया था। आश्रम बनाने के लिए बालकनाथ को बताना चाहिए कि 52 करोड़ रुपए कहां से आए। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि गुजरात के रमणीक भाई से आपका क्या रिश्ता है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है। भाजपा के नेताओं को हवाले के जरिए ब्लैक मनी और इधर उधर करने की छूट मिली हुई है। में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा रही, भांग की खेती के लिए वहां आश्रम भी बनाएंगे। ओशो रजनीश से ऊपर बनना चाहते, कोई बात नहीं, आप बनिए, ऊपर बनिए। ये तो भारत है, सबका सम्मान करता है। भगवा पहनोगे, सफेद कपड़े पहनोगे, हम सम्मान करेंगे। लेकिन आप ये कर क्या रहे हो? ये 52 करोड़ कहां से आया? ये हवाला का रैकेट कहां से चल रहा है? साधु संतों का एक सम्मान है, उसके साथ खिलवाड़ करते हो आप। मेरी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हो आप, मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हो आप। ये मैं कैसे होने दूं?
अलवर के लोगों ने आपको चुना, तिजारा के लोगों से आप वोट मांग रहे हो, उन सबके साथ जो विश्वासघात आप कर रहे हो, ये पैसा किसका है ये बताइए। मेरे आपके पास अगर 1 लाख रुपया जेब में मिल जाए तो अभी पुलिस थाने में ले जाएगी। 52 करोड़, क्योंकि आप बीजेपी के सांसद हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं। कनाडा में आप जमीन खरीदना चाहते हैं, ब्लैक के पैसे से खरीदना चाहते हैं, तो आप हवाला भी करोगे, काला धन भी इस्तेमाल करोगे, कानून से बचे भी रहोगे। भाई कब तक बचे रहोगे? कभी तो सरकार केंद्र में भी बदलेगी। सहारनपुर में छठ पर्व श्रद्धाभाव से मनाया गया। नहरों के घाटों पर पूर्वांचलियों की जमावड़ा नजर आया। इन्होंने नहर के खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने के साथ ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आया। छठ मैया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। सहारनपुर में गंगोह रोड स्थित पूर्वी यमुना नहर और बाबा लालदास बाड़ा स्थित पावधोई नदी के घाट पर पूर्वांचली सुबह सूर्योदय के पहले ही इकट्ठा हो गए। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र छठ पूजा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इन्होंने सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना की। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने छठ पर्व को सभी जनपद वासियों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छठ पर्व आस्था का महापर्व है और जनपद के सभी व्रतियों में इसको लेकर अपार उत्साह देखने को मिला। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि जनपद सहारनपुर में यमुना नहर के किनारे छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इस छठ पूजा के पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक अवसर पर मुझे भी आने का यहाँ पर अवसर मिला। पूर्व से भी मैं इलाहाबाद से पढ़ता था, जनपद बहराइच में जब मैं जिलाधिकारी था तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर छठ पूजा का आयोजन किया गया था। यहाँ छठ पूजा को भव्यता प्रदान करने के लिए नगर निगम और सभी विभागीय अधिकारियों ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी है। और आप जानते हैं कि छठी मैया और ये जो पर्व है ये सूर्य के प्रति आस्था का पर्व है, जिस पूजा के अंतर्गत बहुत पवित्रता और सात्विकता के साथ व्रत रखा जाता है और परिवार के सभी सदस्यों की दीर्घायु रहने, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। और ये बहुत ही कठिन व्रत है जिसको हमारी माताएं रखती हैं। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। साथ ही धर्म ग्रंथों रामचरितमानस, भगवत गीता और रामायण का अपमान व अभद्र बयान को राजद्रोह घोषित करने की मांग की गई। मामले में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया। मामले में 24 नवंबर को सुनवाई होगी। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने लालगंज सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया है। बस यही खड़ा पहले बस यही ठीक। सर, आज आपके द्वारा एक वाद दायर किया गया है, क्या ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैंने आज डिक्लेरेशन से वाद दाखिल किया है कि सनातन संस्कृति से जुड़े धार्मिक महाग्रंथ श्री रामचरितमानस, श्रीमद्भागवत गीता, श्री वाल्मीकि रामायण, इनका सम्मान सुरक्षित किया जाए। श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। जिस तरह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे तमाम राष्ट्रीय प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति विश्व सनातन संस्कृति की पोषक है। भारत की पहचान भी पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति से जुड़ी है। आए दिन आप देख रहे हैं कि नवजों की टिप्पणियाँ हो रही इन ग्रंथों के खिलाफ, अन्य ग्रंथों के खिलाफ, उससे लोग उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। तो हमने आज सिविल न्यायालय जूनियर डिवीजन लालगंज में एक वाद संस्थापित किया है कि श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और जो हमारे महनीय धार्मिक ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता, श्री वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, इन पर किसी भी प्रकार की अगर अपमानजनक बयान आए, संसूचित हो, अभाव से, इशारे से, किसी प्रकार से,
तो ऐसे आरोपियों को चिन्हित कर भारत सरकार राष्ट्रद्रोह का प्रावधान भी इसमें निहित करे। एटा में थाना जैथरा पुलिस और एसओजी टीम द्वारा अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। साथ ही पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी के कब्जे से 315 बौर के तमंचे, कारतूस और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी चुनाव के नजदीक आते ही हथियार बनाकर स्टॉक कर रहा था। इन अवैध हथियारों को चुनाव के समय जनपदों में सप्लाई करता रहा था। ये देखिए, थाना जैथरा और एसओजी की टीम के संयुक्त प्रयास में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है तमंचे की, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है, पूर्व में भी ये जेल जा चुका है। इससे 10 तमंचे बने हुए हैं, जिसमें 9 315 बोर के, एक 12 बोर का, 2 अधबने तमंचे हैं। ढेर सारी नाल और तमंचे बनाने के ढेर सारे उपकरण बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और ये निश्चित रूप से भविष्य में आने वाले चुनाव के तहत ये कार्रवाई चल रही थी और इसका हो सकता है उस चुनाव में कोशिश करके ये लोग प्रयोग भी करते, जिसका हम लोगों ने भंडाफोड़ किया है। और इन लोगों के विरुद्ध जो तमंचे बनाने का कार्य करते हैं उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे इनको नेस्तनाबूद करेंगे और इनको जेल के सलाखों के पीछे रखेंगे। सहारनपुर के थाना गंगोह के मोहल्ला कुरैशियान स्थित शाह विलायत मस्जिद में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मस्जिद में युवक का शव फांसी पर लटका मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों ने कहा कि युवक शामली का रहने वाला था। बीते कई दिनों से मानसिक तनाव से चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज सुबह थाना गंगोह पर सूचना प्राप्त होती है कि कुरैशियान मोहल्ले में एक मस्जिद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और घटनास्थल का फॉरेंसिक यूनिट द्वारा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की जाती है। जब इसकी शिनाख्त की जाती है तो पता लगता है कि यह जो मृतक व्यक्ति है ये रहने वाला शामली का था। इसकी उम्र 32 वर्ष है। ये पेशे से मजदूरी का कार्य करता था और अपने यहाँ पर रिश्तेदारी में मामा के यहाँ पर और भाई के यहाँ पर आया हुआ था थाना गंगोह क्षेत्र में। और कुछ दिनों से परिजन बता रहे हैं कि ये डिप्रेशन में भी था, जिसकी वजह से इसने ये कदम उठाया। इसमें शव का पंचायतनामा में पोस्टमार्टम किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।